हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। मैं हूं सचिन। आज आप सभी को प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 का इंग्लिश मीडियम में, इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स करवाने जा रहा हूं। लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो कि आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। हिंदी मीडियम में भी लॉन्ग वीडियो बना रखी है, तो इसका भी लिंक आपको इसी के बाद दे दिया जाएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप चेक कर लेना, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना आपका लास्ट वाला शॉर्ट नोट्स का, वो मैं इसको करवाऊंगा इस वाली वीडियो में। तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हो तो @एकलव्य स्नातक 1 पे आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ सारी पीडीएफ्स आपको मिलती रहेंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, सभी वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो भाई, अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये यूज़र नेम है, यहाँ पे आप अपने मैसेजेस को भेज सकते हो। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का, भीमबेटका केव पेंटिंग्स। अगर इस टॉपिक पे आपको लिखने को आता है शॉर्ट नोट्स भीमबेटका केव पेंटिंग्स, तो आप इस पे क्या लिखोगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स होती हैं उसको कहते हैं केव पेंटिंग्स। तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो अब है क्या, समझो। भीमबेटका रॉक शेल्टर क्या है? अ ग्रुप ऑफ नेचुरल केव्स, नेचुरल गुफाएं बनी हुई हैं, रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, भीमबेटका नाम से एरिया है। ये जो गुफाएं हैं ये बहुत फेमस हैं, क्योंकि इन पे जो पेंटिंग्स है वो प्री हिस्टोरिक टाइम की है, बहुत पुरानी। यानी कि जो बहुत साल पहले ह्यूमंस ने, कई हजार साल पहले यहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाई थी, जो मैंने आपको अभी दिखाई ना, ये कई हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स है जो इंसानों ने यहाँ पे बनाई थी। तो सोचो उनका दिमाग कितना तेज रहा होगा। सो द पेंटिंग शो अस हाउ पीपल लिव्ड लॉन्ग बिफोर मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज की जो हमारी सिविलाइजेशन है, ये है मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो ये पेंटिंग्स को जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि बहुत समय पहले लोग कैसे रहते थे, किस चीज़ का वो शिकार किया करते थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे, और कौन से एनिमल्स थे जो वो देखा करते थे, और अपनी लाइफ कैसे सेलिब्रेट करते थे। अब ध्यान से देखोगे आपको सब दिखेगा, जानवर भी दिखेंगे, इंसानों की एक्टिविटीज़ भी होती हुई दिखेंगी, आपको शिकार होते हुए भी दिखेगा। सो भीमबेटका क्या है? बेसिकली इज लाइक एन ओपन हिस्ट्री बुक, खुली किताब। अब जाओ, पत्थरों की पेंटिंग देखो, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ह्यूमन कल्चर को समझना है, अगर आपको इमेजिन करना है, तो आपको बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया जगह नहीं मिलनी आपको। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? भीमबेटका भोपाल के पास में पड़ता है, विंध्या माउंटेन रेंज है मध्य प्रदेश की। ठीक है। अब इन गुफाओं को खोजा किसने था? बाई 1957 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर वीएस वकांकर। इन्होंने इन गुफाओं को ढूंढा था। सो 700 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स हैं, और बहुत सारे शेल्टर्स के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। भाई, हिस्टोरिकल वैल्यू है, पुरानी चीज़ है। तो भीमबेटका को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। तो आप मान के चलो, बहुत ही ज़्यादा खास जगह है। अब लोकेशन क्यों मैटर करती है? देखो, ये जो एरिया है भीमबेटका का, यहाँ पे है जंगल, यहाँ पे है पानी, यहाँ पे है एनिमल्स, और ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे पुराने इंसान रह सकते थे और अपनी पेंटिंग वगैरह वो बना सकते थे बिना किसी इंटरप्शन के। एज की बात करें तो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं उसको बनाने में बहुत लंबे समय तक इसको बनाया गया है। आज से 30,000 साल पहले ये लोग स्टार्ट हुए थे। पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पुरानी पेंटिंग्स मिलती है जहाँ पे शिकार करते हुए इन्होंने सीन्स दिखा रखे हैं। मेजोलिथिक पीरियड में आओगे तो स्मॉलर पेंटिंग्स हैं लेकिन डिटेलिंग अच्छी है। चैल्कोलिथिक पीरियड में विलेज लाइफ और फार्मिंग इन्होंने दिखा रखी है अपनी पेंटिंग्स में। और हिस्टोरिक पीरियड जब आता है, जब हिस्ट्री लिखी जाने लगी थी, तो इन्होंने सिंबल्स बनाना शुरू करे, रिलीजियस थीम वगैरह बनाई। ठीक है भाई, रिलीजियस थीम्स, राइडर्स, ये सब इन्होंने दिखा रखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमें बताता है कि ह्यूमंस की जो लाइफ है वो कैसे धीरे धीरे चेंज हुई है। पहले ये शिकार करते थे, फिर बाद में एक विलेज में सेटल्ड होके रहने लगते हैं। थीम्स एंड सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग्स, किस थीम पे पेंटिंग्स थी? देखो, जो पेंटिंग्स थी ज़्यादातर वो ये तो यही दिखाती है डेली लाइफ के जो सीन्स होते हैं, जैसे एनिमल्स का शिकार, हंटिंग, डियर, बाइसन, एलिफेंट, बोर, ये सारे एनिमल्स हैं, इनका शिकार होते हुए पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। डांसिंग एंड ग्रुप सेलिब्रेशंस, डांस करते हुए दिखाया जाता था पेंटिंग्स में इंसानों को।
फाइटिंग एंड सोशल एक्टिविटीज करते हुए भी दिखाया जाता था। एनिमल, ट्रीज और नेचर को दिखाया जाता था। रिलीजियस सिंबलिक फिगर्स ये बाद में यहाँ बनाए जाने लगे, सिंबल्स, रिलीजियस सिंबल्स। सो ये भीमबेटका की जो रॉक आर्ट है, जो चट्टानों पे पेंटिंग्स है ना, ये बिना वर्ड्स के हमें स्टोरी सुनाती है। यानी कि पहले के ह्यूमन कितने क्रिएटिव थे, कितने एक्सप्रेसिव थे, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते थे। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। कलर की बात करूं तो ज़्यादातर जो पेंटिंग में कलर यूज हुए हैं वो है रेड, वाइट, येलो और ग्रीन। और ये कलर्स कैसे बनते थे? नेचुरल मटेरियल से, मिनरल्स से, स्टोन्स, चारकोल, प्लांट के कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकलते थे, उसी से ही अपने कलर्स बना लिया करते थे। हजारों साल बीत गए लेकिन आज भी बहुत सारी पेंटिंग्स विजिबल है। और हुआ क्या है, जो कलर्स हैं वो चट्टानों के मिनरल्स के साथ मिक्स हो गए हैं। स्टाइल की बात करूं तो भाई सिंपल स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स हैं जो इसमें दिखाए जा रहे हैं। और मतलब लकड़ी की तरह ऐसे ना पतले पतले से, लेट मी शो यू, वेट, सी, यू कैन सी, एकदम पतले पतले से ऐसे फिगर्स बना रखे हैं। और आप कलर भी देख सकते हैं कि किस तरीके का इन्होंने कलर यूज किया था। आगे बढ़ते हैं। क्लियर मूवमेंट एंड एक्शंस, बिल्कुल जो भी काम चल रहा है उसको क्लियर करते हुए दिखाया गया है। एनिमल्स ड्रॉन विद स्ट्रॉन्ग आउटलाइंस, एनिमल्स को जब बनाया गया तो उनकी आउटलाइन बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। सी, जब इंसान किसी जानवर को बनाता है तो देखो उसकी आउटलाइन कितनी अच्छे से उसने स्ट्रॉन्ग कलर्स के साथ दिखाई है। सो ये भी इसका एक फीचर है, आप बताएंगे भाई, ठीक है। सो दिस शोज अर्ली ह्यूमन हैड अ गुड सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड आर्ट, आर्ट की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इससे तो यही पता चलता है। सो भीमबेटका केव पेंटिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है आपको समझ आ गई होगी। ये डायरेक्ट एविडेंस है ह्यूमन लाइफ कैसी थी, ह्यूमंस की लाइफ कैसी थी, सॉरी। और ये दिखाता है कि आर्ट कैसे डेवलप हुआ है हजारों सालों तक। और हिस्टोरियंस को मदद मिलती है सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ जानने की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की। और ये प्रूव करता है कि आर्ट और स्टोरी टेलिंग बहुत पहले इंसान के हिस्ट्री में शुरू हो गई थी। सो भीमबेटका कनेक्ट अस टू आवर एंशियंट पास्ट, हमारे उस प्राचीन पास्ट के साथ हमें जोड़ता है और दिखाता है कि ह्यूमंस ने शुरू से ही आर्ट से, नेचर से और कम्युनिटी से प्यार किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भीमबेटका का। अगर अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। जी, दूसरा टॉपिक आपका आ सकता है कल्चरल सीक्वेंस ऑफ चैल्कोलिथिक साइट्स इन इंडिया। अब इस पे आप क्या लिखोगे चैल्कोलिथिक साइट्स के बारे में, आइए देखते हैं। देखो, ये सारे ये मटेरियल्स हैं और ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड से। अब इसके फीचर्स समझो। चैल्कोलिथिक पीरियड इंडिया के अंदर क्या था, एक ट्रांजिशन था स्टोन एज से जब हम मेटल एज की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। चैल्कोलिथिक है ना, इसका मतलब है स्टोन कॉपर एज। चैल्को मतलब कॉपर, लिथिक यानी कि पत्थर। तो इस टाइम पे हुआ क्या था, इसका नाम क्यों चैल्कोलिथिक रखा गया है? चैल्कोलिथिक होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस टाइम पे पत्थर के टूल्स यूज करते थे, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कॉपर के टूल्स भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। दैट्स वाई इसको चैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। इस टाइम पे इंसानों ने फार्मिंग करना सीख लिया था, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था, और परमानेंट गांव में ये यहाँ इस टाइम पे लोग रहा करते थे। सो द कल्चरल सीक्वेंस ऑफ चैल्कोलिथिक साइट मीन्स द ऑर्डर एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट, अलग अलग कल्चर्स इंडिया के अलग अलग पार्ट पे कैसे डेवलप हुए बिटवीन 3000 BC टू 700 BC। ये हमारा पूरा इसका इंट्रो था। अब मैं आपको मेजर वो रीजन्स बताऊंगा जहां चैल्कोलिथिक कल्चर्स इंडिया के अंदर डेवलप हुए थे। सो चैल्कोलिथिक कल्चर्स एक सिंगल एरिया में डेवलप नहीं हुए थे, इंस्टेड वो अलग अलग जगहों पर डेवलप हुए थे। हर एरिया के कल्चर का अलग स्टाइल था, अलग अपना मिट्टी बनाने का स्टाइल था, अलग अपना घर था और अलग अपने टूल्स थे। वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान, गुजरात में ये कल्चर्स डेवलप हुए। सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में, डेक्कन के प्लेट्यू में, महाराष्ट्र में, और ईस्ट इंडिया की बात करें तो बहुत लिमिटेड रिमेन्स मिलते हैं इस टाइम पीरियड के। तो हर जगह एक अलग, एक डिस्टिंक्ट कल्चर देखने को मिलता है, पर कुछ कॉमन फीचर्स थे, जैसे हर जगह फार्मिंग हो रही थी, पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, और कॉपर का यूज़ हो रहा था। ये कॉमन चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह हमें देखने को मिलती है। अर्ली चैल्कोलिथिक कल्चर्स 3000 टू 2000 BC।
ये सबसे शुरुआती चैल्कोलिथिक कल्चर्स थे जब बिगिनिंग हुई थी विलेज लाइफ की। तो आहार कल्चर, जिसको बनास कल्चर भी कहा जाता है, राजस्थान का ये कल्चर था। ये अपनी ब्लैक और रेड पॉटरी के लिए जाना जाता है, काली और लाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। और इस कल्चर के लोग खेती करते थे, गाय भैंस पाला करते थे, और कॉपर टूल्स यूज बहुत ज़्यादा होते थे। कॉमन, एकदम कॉमन था, कॉपर का टूल तो यूज होता ही था। फिर कायथ कल्चर है, वन ऑफ द अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक साइट्स। यहाँ पे आपको घरों के एविडेंस मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन, कॉपर के ऑब्जेक्ट, ये तो कॉमन है। और ये हड़प्पन और आगे के जो कल्चर्स हुए हैं उसके बीच एक लिंक का काम करता है। मैच्योर चैल्कोलिथिक कल्चर, यानी कि बहुत अच्छा सब कुछ इम्प्रूव हो गया था जब 2000 से लेके 1500 BC। ये वो कल्चर्स हैं जो अच्छी प्लानिंग, अच्छे टूल्स और स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी के लिए जाने जाते थे। जैसे मालवा कल्चर है, पूरे मध्य प्रदेश के वो आप मान के चलो कि इसमें मालवा कल्चर का बहुत अच्छा वो था इम्पैक्ट। बड़े बड़े कम्युनिटीज़ थी, विलेजेस थे, मड यानी मिट्टी के हाउस बने होते थे, पॉटरी के डिज़ाइन इनके बहुत अच्छे थे, मिट्टी के बर्तन जो ये बना रहे थे बहुत शानदार। और गेहूं की खेती करते थे, बारले उगाया करते थे, लेंटिल्स दाल वगैरह उगाते थे। फिर है प्रभास कल्चर, ये है गुजरात का कल्चर। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा कोस्टल एरिया की तरफ था तो थोड़ा फिशिंग वगैरह ये लोग किया करते थे। इनकी पोट्री थोड़ी अलग है, मिट्टी बनाने का तरीका इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। और बरियल प्रैक्टिसेस कि मरने के बाद जो दफनाया जाता है, इनका वो भी तरीका थोड़ा सा हटके था। फिर लेटर चैल्कोलिथिक कल्चर्स आते हैं 1500 टू 700 BC। ये कल्चर फाइनल स्टेज बताते हैं आयरन एज के आने से बिल्कुल, जब शुरुआत, जब आयरन एज की होने वाली थी तो उससे पहले जो लास्ट स्टेज थी चैल्कोलिथिक कल्चर्स की, ये वो है। तो इसमें जोरवे कल्चर आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र के अंदर ये लोग थे। और विलेजेस बहुत अच्छे से प्लांट थे, ग्रीनरीज, अनाज रखने के लिए इन्होंने लोकेशंस स्पेसिफिक बना रखी थी। रेड पोट्री, लाल मिट्टी का यूज़, ब्लैक डिज़ाइन के साथ बर्तन बनाए जाते थे। और सोशल इनइक्वालिटी का एविडेंस यहाँ से मिलता है कि लोग समाज में अमीर गरीब थे इस टाइम पीरियड में। नेवासा कल्चर है, ये कल्चर आते आते चैल्कोलिथिक लाइफ का डिक्लाइन हो गया था, धीरे धीरे आयरन एज की तरफ हम जा रहे थे। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक जो कल्चर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि हमारी अर्ली इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो एक रीजनल डाइवर्सिटी है कि इधर का कल्चर उस वाले रीजन से अलग है, उधर का कल्चर इस वाले रीजन से अलग है, ये आपको देखने को मिलता है। और आप समझ पाते हो इसमें कि स्लो डेवलपमेंट कैसे हुआ फार्मिंग का, विलेज लाइफ का, कैसे लोगों ने धीरे धीरे फार्मिंग करना सीखा, लोगों ने धीरे धीरे गांव अपने एक्सपेंड करे। और एक ट्रांजिशन कि स्टोन से कि अब हम मेटल की तरफ चले गए, पत्थर का यूज़ करते करते मेटल के टूल्स बनने लगे। सो एक ब्रिज बिटवीन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आयरन एज कल्चर, एक बीच का ब्रिज है ये। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो चैल्कोलिथिक पीरियड सेटल्ड लाइफ की फाउंडेशन रखता है इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट, और कैसे एक अच्छा कल्चर इंडिया का डेवलप हुआ, वो इसके अंदर खासियत है। सो ये इसकी सारी इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको समझा दी है बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं। इसमें पूछा गया है अतरंजी खेड़ा क्या है। अतरंजी खेड़ा अगर आपसे पूछा जाता है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, आपने ये नाम पहले ना सुना हो। तो चलिए आपको बताया जाए कि आखिर अतरंजी खेड़ा है क्या। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है ईटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, और काली नदी के बिल्कुल किनारे पे है। बहुत फेमस है क्योंकि एक क्लियर कल्चरल सीक्वेंस ये दिखाता है कैसे डेवलपमेंट इंसान अपना कर रहे थे फ्रॉम चाल्कोलिथिक टाइम्स टू अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, मतलब उसके बीच का जो कल्चर है वो यहाँ पे डेवलप हुआ था। सो अतरंजी खेड़ा इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग अर्ली एविडेंस ऑफ आयरन यूज इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले आयरन का जो यूज़ होने लग रहा था उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है ये, और एक की साइट है। अगर आप ट्रांजिशन को पढ़ रहे हो, आयरन एज इंडिया के अंदर कैसे स्टार्ट हुई, तो उसमें अतरंजी खेड़ा जो साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर उसको आप ज़रूर पढ़ें। तो इसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, देखो। अतरंजी खेड़ा का खुदाई का काम आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे।
और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े जो खुदाई के काम हुए वो 1960s टू 1970s में हो गए थे। और इस साइट से बहुत चीज़ें रिवील हुई। लगातार यहाँ पे ऑक्यूपेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लोग रहते थे कई सेंचुरीज तक, ठीक है, बिना किसी ब्रेक के। यहाँ कोई तो होगा ना काम इनका। सो कंटिन्यूस लेयर्स हेल्प हिस्टोरियंस क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी चेंज ओवर द टाइम। अब जब अलग अलग लेयर में खुदाई होती है तो अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, आपको पता चलेगा कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ उससे पुरानी हैं, कुछ नई हैं। तो एक ही जगह पे लोग रहे और वहाँ पे रह के कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई ओवर द टाइम, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। चैल्कोलिथिक फेज एट अतरंजी खेड़ा। तो जो अर्लीस्ट फेज था अतरंजी खेड़ा का वो चैल्कोलिथिक पीरियड में था। यहाँ पे जो लोग रहे पत्थर के टूल्स यूज कर रहे थे, लिमिटेड कॉपर के ऑब्जेक्ट्स, हैंडमेड और व्हील मेड पॉटरी होती थी, हाथ से खुद मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे चरखा चलाकर कुम्हार का। सो इसमें मेनली ब्लैक एंड रेड वेयर आपको देखने को मिलता है, काले डिजाइन के साथ लाल मिट्टी के बर्तन, रेड वेयर है और मिट्टी के घर होते थे भाई, अर्थ है ना, झोपड़ी टाइप बनी होती थी, फार्मिंग करते थे लोग और जानवरों को पालते थे। सो ये जो फेज है ये दिखाता है सिंपल विलेज बेस्ड लाइफ, कि गांव की जो जीवन होता है एकदम सिंपल सा, विद अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, थोड़ी बहुत खेती, वो भी अपने लिए, बस घर के लिए, कोई बेचना बोचना नहीं है इसमें किसी को कुछ, सिर्फ अपने घर के लिए खेती। फिर आयरन एज, पीजीडब्ल्यू फेज जिसको कहा जाता है, अतरंजी खेड़ा बहुत फेमस है अपनी पेंटेड ग्रे वेयर के लिए। यानी कि आयरन एज जब शुरू हुआ था तो ऐसे बर्तन देखने को मिलते थे, आयरन के टूल्स मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे नाइफ्स हैं, एरो हेड्स हैं, नेल्स हैं, और बहुत अच्छी खासी ग्रे पोटरी मिलती है जिसपे पेंटिंग कर रखी है ब्लैक डिजाइन से। और जो घरों का जो प्लानिंग का तरीका था वो भी इस टाइम पे बहुत सुधर गया था, बहुत अच्छा हो गया था। और एग्रीकल्चर भी जो है वो आयरन टूल्स का यूज करके होता था। तो आयरन एज की स्टार्टिंग हो रही थी। अर्लीस्ट साइट है ये इंडिया की जो बताती है हमें कि आयरन का यूज कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, रफली 1200 से 600 बीसी के बीच में। और पीजीडब्ल्यू फेज के बाद आता है अतरंजी खेड़ा, एंटर करता है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में। यहाँ पे आपको नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर एनबीपीडब्ल्यू पोटरी देखने को मिलती है, ठीक है, इसमें अच्छे से पॉलिश करी हुई ब्लैक कलर की कोटिंग के साथ पोटरी है, मिट्टी के बर्तन। सिक्के भी देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में भाई, और जो ईंटों का स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो गया था। और ट्रेड और क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से सामान बनाना, ये सब बहुत बढ़ गया था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी थी। सो इसमें क्या है, इस फेज में अतरंजी खेड़ा कनेक्ट हो जाता है जो शुरू शुरू के जो टाउन्स बने, किंगडम्स बने नॉर्थ इंडिया के, उनके साथ। फिर है अतरंजी खेड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आखिर अतरंजी खेड़ा को पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक क्लियर एविडेंस देता है कल्चरल कंटिन्यूटी का। किस तरीके से एक कल्चर कंटिन्यू रहा एक अतरंजी खेड़ा नामक साइट पे, अलग अलग समय आया, अलग अलग तरीके से लोगों ने जीना सीखा। सो एक ट्रांजिशन है ना, चालकोलिथिक पीरियड से कैसे हम आयरन एज में एंटर होते हैं, और आयरन टेक्नोलॉजी के जो एक अर्ली प्रूफ्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं शुरू शुरू में, जो गंगा यमुना का एरिया है खासकर यूपी वाला। और हिस्टोरियंस को तो मदद मिलती है ही है, अगर आपको अर्ली विलेज लाइफ पढ़नी है, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, तो उसमें आपको ये बहुत मदद करता है। सो अतरंजी खेड़ा एक कहानी सुनाता है कि कैसे इंडियंस मूव फ्रॉम सिंपल फार्मिंग विलेजेस टू आयरन यूजिंग सोसाइटीज एंड अर्ली टाउन्स। कि एक वो टाइम था जब सिंपल गांव होते थे, खेती बाड़ी चलती थी, लेकिन अब एक ऐसी सोसाइटी बन गई जहां आयरन का दबा के यूज होता है और छोटे छोटे अर्ली जो टाउन्स हैं उनका राइज होता है। अगला क्वेश्चन है अब हमारे सामने, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एनबीपीडब्ल्यू कल्चर्स। तो इसके रिलेटेड भी आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, आपको इसको रेडी रखना है। तो देखते हैं, द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एनबीपीडब्ल्यू ये कल्चर है जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड को दिखाता है, 700 बीसी से 200 बीसी के बीच का इसका टाइम था। अब इसका नाम एनबीपीडब्ल्यू कल्चर क्यों रखा गया भाई, है ना, आप सोचोगे ये तो पोट्री वोट्री के बारे में लिखा है। हुआ क्या, इस टाइम पीरियड के जो मिट्टी के बर्तन है बहुत ही एकदम अलग ही थे, बहुत स्मूथ से, शाइनी से, ब्लैक कलर के, डार्क ग्रे कलर के बर्तन होते थे, एकदम पॉलिश ऐसी होती थी जैसे मान लो आईना लगा हुआ है, आपको सीधा अपना फेस दिखेगा। सो ये कल्चर बहुत क्लोजली कनेक्टेड था विद द राइज ऑफ अर्ली सिटीज, जो शुरू शुरू में जो सिटीज का राइज हुआ, जब ट्रेड शुरू हुआ, पावरफुल किंगडम जैसे महाजनपदों के टाइम पीरियड का जो अगर हम पूरा
देखें इतिहास उठा के तो ये वही कल्चर था। सो एनबीपीडब्ल्यू एक बहुत बड़ा कदम था अर्बन लाइफ की तरफ आगे बढ़ने का आयरन एज के बाद, ठीक है। सो इसके टाइम पीरियड की बात करें, सो एनबीपीडब्ल्यू कल्चर जो है ना वो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में ज़्यादा डेवलप हुआ था। मेन जगह है इसकी गंगा यमुना का दोआब, मिडल और लोअर गंगा वैली, और बिहार का कुछ हिस्सा, यूपी का कुछ हिस्सा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का कुछ हिस्सा। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे, राजघाट है, अतरंजी खेड़ा है, हस्तिना अभी बताया था ना, अतरंजी खेड़ा वही है, पाटलिपुत्र है। तो इतना ज़्यादा स्प्रेड था इसका, ये दिखाता है कि इस टाइम के जो कल्चर्स थे उनका पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत अच्छा था और ट्रेड कनेक्शंस बहुत अच्छे थे। बात करें पॉटरी और मटेरियल कल्चर की, सो सबसे मेन फीचर ही यही है इसका, इसकी पॉटरी बहुत शाइनी स्मूथ, सो शाइनी ब्लैक कलर की और डार्क ग्रे कलर की, और मेटलिक सी थोड़ी सी लगती थी देखने में इनकी जो पोटरी थी, थिन, अच्छे से पकाई हुई, अच्छी क्वालिटी की। बाउल्स देखने को मिलते हैं, डिशेस, वेसेस, ये कुछ कॉमन शेप्स हैं जो बनाते थे। कुछ और मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं कि आयरन टूल्स का यूज़ ये बहुत ज़्यादा करते थे, वेपन्स का यूज़ करते थे, कॉइन्स भी यूज होते थे, पंच मार्क्ड, ऐसा कॉइन होगा उस पर दबा के एक पंच किया होगा, कुछ फोटो वोटो किसी की बनी होगी। और ऑर्नामेंट जो इस टाइम पे हमें पता चलता है तो वो ग्लास के बने हुए, आइवरी के बने हुए, हाथी दांत के, और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बने हुए हैं। सो दिखाता है कि हाँ भाई इस टाइम पे क्राफ्टमैनशिप, कारीगरी बहुत अच्छी थी, ट्रेड बहुत अच्छा था। बात करें सेटलमेंट पैटर्न की और अर्बन लाइफ की, तो एनबीपीडब्ल्यू कल्चर जो है हमारे इंडिया में जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था ये उस टाइम पीरियड का है। बड़े बड़े टाउन्स की ग्रोथ होती है, सिटीज़ की ग्रोथ होती है, स्ट्रीट्स को अच्छे से प्लान किया जाता है, ईंटों का स्ट्रक्चर सुधारा जाता है, फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए, क्राफ्ट एरियाज़ बनाए जाते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हाथ का काम सिखाया जाए, मार्केट्स खोली जाती हैं, ट्रेड सेंटर्स बनाए जाते हैं। कौशाम्बी जैसे शहर तो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और कमर्शियल हब बन गए, बहुत ट्रेड हो कौशाम्बी जैसे एरियाज़ में, पॉलिटिकल सारी हलचल वहीं पे ही हो रही है। इकोनॉमी, ट्रेड और सोसाइटी की बात करूं तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी। क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी इस टाइम पे, आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर बहुत एडवांस हो गया था, आयरन का प्लॉ यूज हो रहा था, सोचो आयरन का वो यूज करने लग रहे थे। इंटरनल और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों ही तरीके का ट्रेड ये लोग किया करते थे। मेटलिक मनी का यूज होता था, कॉइन्स का। सोशल चेंजेस की बात करें तो इस टाइम पीरियड से सोशल क्लासेस बनने लगी थी, भाई तू इस समाज का है, मैं इस समाज का हूँ, मेरा तो ये है क्लास, मैं तो, मेरी तो क्लास ही अलग है, ये होना शुरू हो गया था। पावरफुल राजा महाराजा देखने को मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स इस टाइम पे देखने को मिलते हैं, टाउन्स पीपल, टाउन्स की ग्रोथ होती है, व्यापारियों की ग्रोथ होती है, और क्राफ्टमैनशिप जो कारीगर है उसकी ग्रोथ होती है। सो इसी टाइम पीरियड में बुद्धिज्म जैनिज्म भी इंडिया में ग्रो कर रहा था, तो ओवरलैप भी हो जाता है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो भाई ये जो हमारा एनबीपीडब्ल्यू कल्चर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया के अंदर अर्ली शुरुआती जो अर्बन सिविलाइजेशन हुई है, जो शहरों का विकास हुआ है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये कल्चर उसको दिखाता है। कैसे टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े, कैसे हमने मिट्टी के बर्तन बनाए अलग अलग मटेरियल से, कैसे हमने आयरन का यूज किया, सिक्के बनाए, और इसके अलावा महाजनपद का कैसा राइज होता है, बड़े बड़े एम्पायर्स का कैसे राइज होता है, ये आपको देखने को मिला। और एक ये बहुत तगड़ा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, अगर आपको अर्ली हिस्टोरी टेक्स्ट वगैरह अगर लग रहा है कि हाँ भाई ये सिर्फ टेक्स्ट है, तो आप इसको जाके विजिट करो। सो एनबीपीडब्ल्यू कल्चर क्या है, एक ऐसी स्टेज थी इंडिया की जब हम विलेज लाइफ को छोड़कर थोड़ा शहर की तरफ बढ़ रहे थे, थोड़ा शहरी बन रहे थे। जोरवे एंड मालवा कल्चर्स ऑफ चैल्कोलिथिक एज, तो अब हम जानेंगे जोरवे कल्चर क्या है, मालवा कल्चर क्या है, चैल्कोलिथिक पीरियड में इनकी कितनी वैल्यू है। तो चलिए भाई देखते हैं, आइए। चैल्कोलिथिक अभी मैंने पीछे आपको बताया था, कॉपर स्टोन एज थी। चैल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स पत्थर, पत्थर का यूज होता था, कॉपर के टूल्स का भी यूज होता था, दैट्स वाई इसका नाम चैल्कोलिथिक है। ये इंडिया का वो पीरियड था व्हेन पीपल यूज्ड बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, मैंने बता दिया, और लिव्ड इन परमानेंट विलेजेस, एक पक्के गांव के अंदर लोग इस टाइम पे रहा करते थे, खेती करते थे, प्रैक्टिस फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पाला करते थे, एंड प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट रीजनल पॉटरी स्टाइल, तो और अपना इनका अलग ही एक स्टाइल था, मिट्टी के बर्तन बनाने का स्टाइल ही अलग था।
टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, दो नाम दिए गए हैं यहाँ पे, मालवा कल्चर का और जोरवे कल्चर का। दोनों में आपको बताऊंगा, मालवा सेंट्रल इंडिया हमारा, जोरवे वेस्टर्न जो हमारा इंडिया है। दोनों को पढ़ोगे क्योंकि आपको पता चलेगा कि गांव कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कैसे सोसाइटी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सेटलमेंट्स बनती है, क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखो, मालवा कल्चर क्यों डेवलप हो रहा था, ये सेंट्रल इंडिया में डेवलप हो रहा था, मध्य प्रदेश के, और इसके अलावा धीरे धीरे राजस्थान महाराष्ट्र तक भी इसका स्प्रेड हो गया था इस कल्चर का। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1700 से 1200 बीसी का, थोड़ा वेरी भी हो सकता है, तो थोड़ा इसको आप एज इट इज मत लिखिएगा। कुछ साइट्स हैं जैसे नवदतोली, नर्मदा वैली का एरिया, ईरान, नागदा, महेश्वर, ये भी नर्मदा के साइट्स के पास में। सो मालवा कल्चर ये पूरा दिखाता है कि बहुत एक ऐसा अच्छा कल्चर जिन्होंने अच्छी खासी खेती बाड़ी करी है ना, अपनी अच्छी सोसाइटी का डेवलपमेंट किया सेंट्रल इंडिया में, और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा इनका पॉटरी का मतलब जो काम था, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत अच्छे से करते थे, और विलेज लाइफ थी इनकी सेटल्ड, अच्छे से सेटल होते थे और अपने गांव में रहा करते थे। मालवा कल्चर के घर कैसे थे, पॉटरी कैसी थी, देखो बताते हैं। विलेजेस मीडियम साइज के भी थे, लार्ज साइज के भी थे। हर जो घर होते थे मिट्टी के बने हुए, वेटल एंड डॉब, वही घास फूस के घर, मल्टीपल रूम्स होते थे, छप्पर वगैरह वाले घर, और एविडेंस ऑफ हर्थ, स्टोरेज एरिया एंड ऑर्गेनाइज लिविंग स्पेसेस, एक अच्छा खासा खुला एरिया, स्टोरेज का एरिया, लिविंग एरिया जहाँ पे आप बैठ सकते हो, ये मिला है। पॉटरी बहुत अच्छी है, मालवा वेयर बहुत ही ज़्यादा टिपिकली रेड और ऑरेंज कलर की पॉटरी के लिए जाना जाता है, और उस पर जो डिज़ाइन होते हैं वो ब्लैक कलर के पेंट किए जाते हैं। कैसे डिजाइन होते हैं, लाइन बनी होगी, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बने होंगे, है ना, ऐसे गोले गोले से इस तरीके से बॉक्स, ये सब बने होंगे, कभी प्लांट और एनिमल या मोटिव्स कोई सिंबल भी बना हो सकता है। सो जो पोट्री है इस टाइम की वो व्हील मेड थी, ठीक है, जो चाक होता है कुम्हार का उस पर बनाया जाता था, बहुत फेयर तरीके से अच्छे से उसको पकाया जाता था। टूल्स की बात करें, स्टोन ब्लेड्स, पत्थर के ब्लेड यूज होते थे, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स यूज होते थे, छोटे छोटे टूल्स, और हड्डी के टूल्स यूज होते थे। तो भाई कॉपर था, लेकिन इतना, बट नॉट इन हैवी एवरीडे यूज, इतना ज़्यादा हैवी यूज नहीं होता था हर चीज़ के लिए, पत्थर अभी भी इंपॉर्टेंट था। इकोनॉमी की बात करें, ये लोग जीते कैसे थे, खेती बाड़ी करते थे भाई, गेहूं, बारले, पल्सेस, दाल अलग अलग उगाते थे भाई। एनिमल्स की बात करें, गाय भैंस, तो क्या इसमें हमें देखने को मिलता है, बकरी और शीप ज़्यादातर ये रखते थे अपने पास। और एक प्रॉपर विलेज लाइफ होती थी, स्टेबल, जहाँ पे खाना उगाना, यूज़ करना और स्टोर करना, ये इनका चलता था सिस्टम। जोरवे कल्चर की बात करते हैं अब हम, इसका एरिया, इसका टाइम और इसकी साइट्स कौन सी हैं। जोरवे कल्चर आपका डेक्कन वाले एरिया से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया, गोदावरी, भीम, प्रवर जो नदी के बेसिन्स हैं, ये उसको कवर करता है एरिया। इसका अप्रोक्सीमेट टाइम स्पैन 1400 बीसी से 700 बीसी है। अगेन डेट्स वेरी कर सकती है, आप फीचर्स याद रखो। सो जोरवे, इसकी एक खुद की एक साइट है। दाइमाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सेटलमेंट है। इनाम गांव सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है इस विलेज लाइफ के ऊपर। नेवासा, प्रकाश, तो जोरवे कल्चर है, लोग रहते थे भाई, बहुत अच्छा खासा गांव की प्लानिंग करते थे, और इनकी मिट्टी से बर्तन बनाने की कला बहुत अच्छी थी, पॉटरी, और क्लियर एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे लोग फार्मिंग करते थे अच्छे से, और सोशल डिफरेंसेस भी धीरे धीरे हो गए थे, अमीर गरीब वाला सिस्टम आ गया था। पोट्री को थोड़ा डिटेल से समझें तो जॉर्वे कल्चर की जो पोट्री है वो लाल ऑरेंज कलर की है, और ब्लैक उस पर पेंटेड डिजाइन्स है। बहुत कॉमन स्टाइल है एक, रेड वेयर विद ब्लैक जियोमेट्रिक पैटर्न्स, अगेन जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो मैंने आपको बताए इस तरीके के। बाउल्स, जार, स्टोरेज पोर्ट्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, कुकिंग के लिए और स्टोरेज के लिए, दोनों के लिए ही यूज़फुल है। सेटलमेंट पैटर्न एंड हाउसेस, तो बहुत सारे साइट्स हैं जो बहुत प्लानिंग से बनाई गई थी। घर जो है ग्रुप्ड एरियाज में होते थे, बहुत सारे घर एक साथ होते थे, लाइंस में, लेन्स में होते थे एकदम, है ना। और हाउसेस वर ऑफन मड वॉल्ड, मिट्टी की दीवार होती थी, समटाइम्स प्लास्टर भी किया जाता था फ्लोर के ऊपर। कुछ सेटलमेंट्स दिखाती हैं बड़ा बड़ा स्टोरेज का भी था एरिया, यानी कि हाँ सरप्लस प्रोडक्शन भी था, ऐसा नहीं है कि बड़ा स्टोरेज का कुछ था ही नहीं भाई, एग्रीकल्चर में ये एक्स्ट्रा भी काम कर देते थे। तो फार्मिंग इनकी बैकबोन थी।
बार्ले है, वीट है, मिलेट है और दालें हैं। ये भी डिपेंड करता है, कहीं साइड पे है दाल, कहीं पे नहीं है। सो लोग क्या करते थे, पत्थर और कॉपर के टूल्स को यूज करते थे और बाद में क्या करते थे, इंटरेक्टेड विद अर्ली आयरन यूजिंग फेसिंग इन सम रीजन। अब थोड़ा सा हम इसकी सोसाइटी और डेली लाइफ के बारे में जानते हैं, इस टाइम पे होता क्या था। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम बहुत कॉमन था और मन के बनाना, बीड्स बनाना, जो आप गले में मन के डालते हो, ये बनाया करते थे बहुत अच्छे से। इनाम गांव जैसे सेटलमेंट्स में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ साइन दिखे हैं। कुछ घर बहुत बड़े हैं, अच्छे से बने हुए हैं और अनइक्वल एक्सेस टू स्टोरेज एंड गुड्स। कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे सामान रखने की जगह नहीं है, छोटे मोटे। बरियल्स की बात करूँ, कैसे दफनाया जाता था, सो उन्हीं के घर के पास जो उनका हैबिटेशन का एरिया है, जहाँ वो रह रहे हैं, वहीं दफना दिया जाता था। और कुछ बरियल्स दिखाते हैं कि अलग से एक ट्रीटमेंट होता था, एक सोशल डिफरेंसेस, कि अगर हाँ कोई गरीब है तो उसको अलग तरीके से दफनाओ, अमीर को अलग तरीके से, ये दिखता था। तो इजी कंपैरिजन करना है तो कैसे कर सकते हो। मालवा सेंट्रल इंडिया का है, एमपी पे ज़्यादा फोकस था इसका पूरा कल्चर। जोरवे डेक्कन का है लेकिन महाराष्ट्र पे ज़्यादा फोकस था। पोट्री की बात करें तो भाई दोनों की लाल और ऑरेंज पोट्री है विद ब्लैक डिजाइंस, ठीक है, जियोमेट्रिक डिजाइंस। और जोरवे तो जाना भी जाता है भाई अपनी कंसिस्टेंट और वाइड स्प्रेड पोट्री स्टाइल के लिए, कि जिस हिसाब से ही अपने मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो ये तो जाने भी जाते हैं बहुत अच्छे से, है ना, इन्होंने बनाया है। सेटलमेंट की बात अगर मैं करूँ तो मालवा जो है, वहाँ पे गांव बहुत स्टेबल थे और वहाँ पे अच्छा मिट्टी का जो है सारा सामान बनाया जाता था। जोरवे की बात करूँ तो यहाँ प्लानिंग और अच्छी थी, बड़ी बड़ी साइट्स मिली हैं यहाँ पे, स्टोरेज की कैपेसिटी यहाँ पे भी है। सोसाइटी की बात करें तो मालवा ज़्यादातर गांव का एरिया था। जोरवे में आपको लेटर फेज में सोशल रैंकिंग, इनइक्वालिटी, अमीर गरीब देखने को मिलता है, जोरवे वाला जो बेसिकली एरिया है। सो ये कल्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम मालवा जोरवे क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि हमें समझना है कि शुरुआती इंडियंस ने कैसे अपना डेवलपमेंट किया, कैसे वो रहते थे, फार्मिंग विलेजेस कैसे उन्होंने सेटल किए अपने, और धीरे धीरे कैसे ग्रोथ हुई, हैंडीक्राफ्ट का काम, मिट्टी के बर्तन, मन के बनाना, इनकी ग्रोथ हुई। स्टोरेज एंड सरप्लस लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जब ज़्यादा स्टोरेज होगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होगा, तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी बिफोर फुल अर्बनाइजेशन इन मैनी एरियाज। कहीं पे तो कल्चर बहुत डेवलप हो गया, कहीं पे नहीं हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, द रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग साइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो भीमबेटका का तो मैंने आपको बता दिया था, नो डाउट समझा भी दिया था कि क्या क्या वहाँ पे दिखता है। तो देखो, इंडिया जाना जाता है रिमार्केबल, जाने माने अपने रॉक शेल्टर्स के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए। हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स एक ग्लिम्स आपको देती है, एक झरोखा। आप देखो हमारे एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज कैसी हुआ करती थी, हमारे एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर क्या क्या वो लोग किया करते थे। सो बहुत सिग्निफिकेंस है इनकी, क्योंकि हमें एक एविडेंस मिलता है इंसान कैसे रहता था और क्या आर्ट था उसके पास, कैसा उसका कल्चर था। रॉक शेल्टर्स क्या है, ये रहने की जगह थी, पत्थर के शेल्टर बना के रहना, जहाँ पे वो पूजा भी कर सकते थे। लेकिन जो पेंटिंग्स है ना, वो इंसानों की एक्टिविटीज़ दिखा रही है, शुरुआती एक्टिविटीज़, रिचुअल्स दिखा रही है, नेचर के साथ इंसान कैसे इंटरेक्ट करता था उसको भी दिखाया जा रहा है। सो ये साइट्स इंडिया के अलग अलग जगहों पर मिल जाएंगी आपको, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ये साइट्स मिल जाएंगे आराम से। सो ये जो पुराने आर्ट वर्क्स हैं, ये हमें कहानियाँ सुनाते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड की। जो पेंटिंग्स है ना, ये हल्के में मतलब आप इसे, आपको ह्यूमंस की क्रिएटिविटी कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, इंसान कैसे बदला है, वो आपको देखने को मिलता है। भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, एमपी में है, सेंट्रल इंडिया, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत फेमस है, ठीक है। 30,000 साल पीछे आप जाओगे तो आपको तब जाके ये दिखता है कि इस साइट का डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ है। आर्ट की बात करूँ तो भाई एनिमल्स छपे हुए हैं आपको वहाँ पे, क्या क्या मिल जाएगा आपको वहाँ, एलिफेंट की जो है पेंटिंग्स मिलेंगी, बाइसन की पेंटिंग मिलेगी आपको वहाँ पे, हिरन की पेंटिंग मिलेगी, ह्यूमन फिगर्स भी दिखेंगे आपको, आपको वहाँ इंसानी एक वो एक्टिविटी भी दिखेंगी पेंटिंग्स में, कि कैसे वो लोग
जा रहे हैं अपना वहाँ पे शिकार वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा उसमें। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है भाई? देखो ये पेंटिंग सीधा सीधा हमें कल्चर दिखा रही है उस टाइम का, सोशल लाइफ दिखा रही है ना इतने पुराने टाइम की, कि ह्यूमन लोग अपना आर्टिस्टिक तरीके से एक्सप्रेशन कैसे रखते थे, अपनी बात को रखते थे वो पेंट के द्वारा। कर्नाटका की बदामी रॉक्स हैं, बदामी नाम से एरिया है कर्नाटका में, साउथ इंडिया में। यहाँ रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं। अब अगर आप इन रॉक शेल्टर्स में जाते हो तो आपको कुछ पुराने हिंदू रॉक कट टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि जाने जाते हैं अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए। सो ये जो पेंटिंग्स हैं 6-7 सेंचुरी सी की हैं, एक लिटिल लेटर देन भीमबेटका, इसके बाद की है भीमबेटका की। आर्ट की बात करो तो भाई देवी देवता बादामी रॉक्स के ऊपर ज़्यादा डिपिक्टेड हैं, माइथोलॉजिकल सीन्स ज़्यादा हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड पेंटिंग्स ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे शिव जी की इमेजेस हैं, विष्णु जी की इमेजेस हैं। सो बादामी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, एक कनेक्शन दिखाता है कि कैसे शुरुआत के हिंदू टेम्पल्स का आर्किटेक्चर कैसा था और रिलीजियस आर्ट कैसा होता था, ये आपको यहाँ से बादामी रॉक पेंटिंग से पता चल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र में, अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं, ये वेस्ट इंडिया। सो अजंता केव्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ रॉक कट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, चट्टानों को काटकर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी और मंदिर बनाए गए थे, जहाँ पे बहुत रिच कलेक्शन है पेंटिंग और स्कल्पचर्स की। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के बीच में ये बनाई गई थी। आर्ट की बात करो तो अजंता में जो पेंटिंग्स है वो महात्मा बुद्ध के जीवन को दिखाती हैं, जातक टेल्स के सीन्स दिखाए जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म के सीन्स हैं, और हर डे हम क्या करते हैं पुराने समय में वो दिखाया जा रहा है। सो अजंता बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट साइट है अगर आपको बुद्धिस्ट आर्ट को समझना है, क्योंकि पुराना एंशियंट इंडिया का कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी कैसी होती थी, ये आपको अजंता की गुफाओं को देखकर बहुत भली भांति बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। एलोरा केव्स, ये भी महाराष्ट्र के अंदर हैं। एलोरा केव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रॉक कट केव्स देखने को मिलेंगी, चट्टानों को काट कर कैसे गुफाएं बनाई गई थी, और साथ ही साथ एक रिच कलेक्शन पेंटिंग्स का मिलेगा और मूर्तियों का और टेम्पल्स का एलोरा केव्स के आसपास, ठीक है। इसकी डेट की बात करें तो 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी CE के बीच में इसको बनाने का काम होता है। पेंटिंग्स यहाँ पे जो एलोरा के अंदर है उसमें हिंदुज़म से रिलेटेड भी पेंटिंग्स हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन्स की थीम भी है, याद रखना। सो यहाँ पे रिलीजियस हारमोनी दिखती है एलोरा की केव्स में, अलग अलग धर्मों के जो है पेंटिंग्स बनाई जा रही है यहाँ पे। सो एलोरा बहुत फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए, और जो एक डाइवर्स रिलीजियस आर्ट वर्क था इनका, कि इतने सारे धर्मों के अलग अलग पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है, एलोरा केव्स के अंदर। फिर कुपगल रॉक पेंटिंग है कर्नाटका की। कुपगल एक जगह है कर्नाटक, साउथ इंडिया में। यहाँ पे क्या है, ये जाने जाते हैं अपने पुराने रॉक पेंटिंग्स के लिए। यहाँ पे जो रॉक शेल्टर्स इंसानों ने बनाए थे बहुत पहले, प्री हिस्टोरिक एक आर्ट साइट है, बहुत पहले की, जब हिस्ट्री लिखी नहीं जाती थी। सो माना जाता है ये 5000 साल पीछे आप जाओगे, जब आप थोड़ा मेसोलिथिक पीरियड में पहुंच जाओगे, ये उस टाइम की बात है। सो यहाँ का जो आर्ट है उसमें एनिमल्स दिखाए जाते हैं, ह्यूमन फिगर्स हैं, जियोमेट्रिक पैटर्न्स हैं, और बहुत नेचुरलिस्टिक स्टाइल से इसको बनाया जा रहा है। सो जो कुपगल रॉक पेंटिंग है ये बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है आपको। आप शुरुआती जो इंसान वो कैसे अपनी लाइफ जी रहे थे, कैसे वो खुद को आर्ट से एक्सप्रेस करते थे साउथ इंडिया वाले, वो आपको देखने को मिलता है। फिर कराइकल रॉक पेंटिंग्स हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में जगह है कराइकाल। सो ये क्या है, कराइकल रॉक पेंटिंग्स आर लेसर नोन, थोड़ा इसको लोग कम जानते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस है इसकी तमिलनाडु में। माना जाता है ये नियोलिथिक पीरियड की हैं, इसमें इंसानों के फिगर्स ज़्यादा हैं, जियोमेट्रिक पैटर्न्स हैं। जो अर्ली आर्ट ट्रेडिशन से तमिल एरिया के, तमिल रीजन में कैसा आर्ट होता था वो आपको देखने को मिलता है। सो कराइकल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट एंड देयर आर्टिस्टिक एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। बहुत सिंपल है। सिंगरेनी केव्स हैं तेलंगाना की, साउथ इंडिया अगेन, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट रॉक आर्ट साइट है, खम्माम डिस्ट्रिक्ट के पास में है। यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो पेलोलिथिक और मिजोलिथिक पीरियड की है। देख रहे हो आप चट्टानों पर इंसान कैसे पेंटिंग्स बनाता था, और ये पेंटिंग्स में क्या होता था, हंटिंग के सीन्स दिखाए जाते थे, जंगली जानवर दिखाए जाते थे, ह्यूमन फिगर्स दिखाए जाते थे, कहीं पे जियोमेट्रिक मोटिव्स दिखाए जाते थे। सो सिंगरेनी केव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है प्री हिस्टोरिक आर्ट का। अगेन अगर आपको देखना है इंसानों का नेचर के साथ क्या रिश्ता था,
डेक्कन वाले एरिया में। तो आप इस केव को देख लो, यहाँ पे दिख जाएगा। छत्तीसगढ़ रॉक शेल्टर, छत्तीसगढ़ एक घर है बहुत सारे रॉक शेल्टर्स का। आप देखोगे पेंटिंग्स हैं अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स की। यहाँ पे आपको पैलियोलिथिक से लेके चैल्कोलिथिक पीरियड तक की पेंटिंग्स मिलेंगी, जहाँ इंसानों को हंटिंग करते हुए दिखाया गया है, वाइल्ड एनिमल्स को पेंटिंग्स में दिखाया जाता था, ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते थे, और रिलीजियस रिचुअल्स को भी पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। सो ये जो शेल्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक चाबी है अगर आपको समझना है कल्चर और सोशल लाइफ सेंट्रल इंडिया की, तो छत्तीसगढ़ रॉक शेल्टर को भी आप पढ़ सकते हो। भीमबेटका तमिलनाडु, अब यहाँ पे क्या है, ये दो भीमबेटका है, ठीक है, एक तो वो वाला था, एक ये वाला, ये तमिलनाडु वाला है। सो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी भाई मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स, उस टाइम की इंसान क्या करते थे, कैसे पेंटिंग्स होती थी मेसोलिथिक पीरियड की। ज़्यादातर कि भाई एनिमल्स को थोड़ा नेचुरलिस्टिक तरीके से दिखाया जाता था, जियोमेट्रिक पैटर्न्स के साथ, ह्यूमन फिगर्स भी हैं, डांस करते हुए दिखाया जा रहा है। कैसे रॉक आर्ट पूरे इंडिया में फैल रहा था, अलग अलग उसका एक वेरिएशन देखने को मिलता है। कुरनूल में आप जाओ आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, वहाँ आपको रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं, बहुत पुराने पुराने हैं आंध्र प्रदेश में। माना जाता है 25,000 साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और एनिमल्स दिखाए गए हैं, बाइसन, एलिफेंट, डियर, ह्यूमन फिगर्स भी हैं, रिचुअल्स करते हुए, हंटिंग करते हुए दिखाए जा रहे हैं। सो कुरनूल का जो शेल्टर है वो दिखाता है सम ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन एक्सप्रेशन इन साउथ इंडिया, ठीक है, क्लू देता है आपको क्या पुराने ज़माने की ह्यूमन सोसाइटी कैसी होती थी। अब ये जो रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप इसको समझो। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं या फिर ये जो पेंटिंग्स हैं, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है समझने के लिए आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को, लेकिन साथ ही साथ अगर आप रॉक शेल्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक तो ये जानने को मिलेगा कि इंसानों की लाइफ कैसी होती भाई, उनका जीवन, वो रहते कैसे थे, वो शिकार करते थे कैसे करते थे, किस जानवर का शिकार करते थे, कैसे वो इंटरेक्ट करते थे उस टाइम के नेचर के साथ, ठीक है, वो इसको बहुत अच्छे से पेंटिंग्स में दिखाते थे। फिर आपको एक इवोल्यूशन यानी कि एक बदलाव देखने को मिलेगा, कल्चरल एवोल्यूशन, कैसे एक ट्रांजिशन हुआ है। नोमैडिक लाइफस्टाइल होता था पहले, धीरे 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 कैसे वो सेटल्ड फार्मिंग की तरफ गए, ये आप देखो रॉक पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर्स, आपको पता चलेगा। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सो यहाँ पे जो रिचुअल्स दिखाए गए हैं इन पेंटिंग्स में, हंटिंग के सीन्स दिखाए गए हैं, सेलिब्रेशंस दिखाई गई हैं कि कैसे इंसान सेलिब्रेट करता था, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि कैसे शुरू शुरू में इंसान टूल्स का यूज़ करता था, इंसान ने नेचुरली सब्सटेंसेस को यूज़ करके, मिनरल्स को यूज़ करके पेंट कैसे बना लिया, ये इसको आपको यहाँ से देख के पता चलता है। सिंबल्स, कुछ अर्ली रिलीजियस सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप पुराने पुराने रॉक शेल्टर्स को देखते हो। सो ये आपका एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, जो आपका प्री प्रोटो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, वहाँ से यही क्वेश्चंस आपके शॉर्ट नोट्स में बहुत बारी देखने को मिलते भी हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब बात रही भाई जो आपके डिटेल्ड वंस हैं, है ना, ऑलरेडी आपको करवाए जा चुके हैं। आप इस वीडियो को 55 मिनट वाली वीडियो को देख लो, आपका काम बन जाएगा। यहाँ से आपको सारे जो भी अभी तक क्वेश्चंस आते हैं ना बार बार, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। रही बात हिंदी मीडियम की, तो वो भी बना रखी है, वीडियो डिटेल में है भाई, 1 घंटा 34 मिनट की वीडियो है, आप इसको भी देख लो। प्री प्रोटो हिस्ट्री का काम तो आपका यहीं से हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। और नोट्स हम आपको सारे दे ही देते हैं, सारे के सारे नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये शॉर्ट नोट्स के जो मैंने टॉपिक्स बता दिए, ज़्यादातर आपने नोटिस कर लिया होगा प्री प्रोटो हिस्ट्री का जो पुराना जितना भी हमने पढ़ा, उसमें पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर्स, रॉक आर्ट, ये ज़्यादातर दिखाया गया था, है ना। तो आप इन फोटोज़ को भी दिमाग में रखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें काम आ जाएंगी यहीं से ही, ठीक है। इन फोटोज़ को बस आप याद रखना। इसके अलावा जो यहाँ पे जो पॉटरी चलती है कि भाई किस तरीके का, आप देखो ये ब्लैक पॉलिश कर रखी है इसके ऊपर, ये ब्लैक वेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये अलग अलग स्टाइल होता है, हर कल्चर का अपना अलग स्टाइल होता है कि वो किस, ठीक है भाई। तो हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है एक अलग, ठीक है, कि जो अपनी अपनी हर कोई पोट्री बनाता था और उसके क्या फीचर्स होते थे वो इसमें बहुत अच्छे से पहले हैंडमेड होती थी तो भाई थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, फिर पॉटर्स व्हील का डेवलपमेंट हो गया, थोड़ा चाक बन गया उसका, तो भाई वो अच्छे से और ज़्यादा शेप उसकी सही हो गई।
तो यही शॉर्ट नोट्स आपके बनते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चंस आने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।